जैसे जैसे साल 2026 नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे दक्षिण भारत के राजनीतिक गलियारों से केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाले बगावती सुर केंद्र पर तीखे प्रहार में बदलते जा रहे हैं। कारण है परिसीमन, एक ऐसी तलवार जो दक्षिण भारतीय राज्यों पर तेजी से लटक रही है। क्या यह तलवार संसद में दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को कमजोर कर देगी? आखिर क्या वजह है कि स्टालिन से लेकर चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं ने 16 बच्चे पैदा करने की अपील तक कर डाली? और ऐसा क्या हुआ कि परिसीमन का मुद्दा अब दक्षिण भारतीय राज्यों के वजूद का मुद्दा बन चुका है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आपने हाल फिलहाल में इस मुद्दे का जिक्र कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, तो चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर परिसीमन है क्या और इस मुद्दे को लेकर दक्षिण भारत की राजनीतिक पार्टियों और केंद्र सरकार के बीच इतनी तनातनी मचने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आखिर परिसीमन है क्या। परिसीमन का मतलब देश की लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या की सीमा तय करने की एक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए एक आयोग गठित किया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। अभी तक भारत में साल 1952 से 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। लोकसभा और विधानसभा की सीटों के निर्धारण के लिए आखिरी बार भारत में 1976 में परिसीमन किया गया था। भारत का संविधान ये कहता है कि लोकसभा में सीटों का बंटवारा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, जिससे कि सीटों का जनसंख्या से अनुपात समान हो सके। अब सवाल ये उठता है कि अगर परिसीमन की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से न्याय संगत है, तो दक्षिण भारत की पार्टियों की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं? संविधान का अनुच्छेद 81(2) कहता है कि राज्यों की जनसंख्या और संसद के सदस्यों की संख्या का अनुपात समान होगा। इसी के चलते जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर संसद की सीटों की भी संख्या ज्यादा है। साल 2011 में आखिरी बार जनगणना की गई थी, जिसके मुताबिक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और एमपी अकेले पूरे देश की 48% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे साफ पता चलता है कि अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया गया तो इन्हीं 5 राज्यों को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में उत्तर पश्चिम भारत की तुलना में जनसंख्या बहुत कम है, तो उस लिहाज से परिसीमन में उन राज्यों को सीटें भी कम मिलेंगी। इसी डर के चलते कि देश की संसद में सरकार दक्षिण भारत के दबदबे को कम करने के मकसद से साल 2026 में परिसीमन को अंजाम देने की तैयारी में जुट गई है, जिसके बाद दक्षिण के राज्यों के नेताओं ने मानो विरोध का बिगुल बजा दिया। केंद्र में एनडीए सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की लगातार घटती प्रजनन दर को लेकर बात की और लोगों से आह्वान कर डाला कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का समय आ गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने भी इस मुद्दे को लेकर कहा कि हमारे राज्य के लोगों को 1-2 नहीं बल्कि 16 बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना चाहिए। यही नहीं, एम के स्टालिन ने तो परिसीमन को दक्षिण भारत पर लटकने वाली तलवार तक करार दे दिया और कहा था कि परिसीमन के जरिए केंद्र सरकार संसद में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कम करने की साजिश रच रही है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया गया तो अकेले तमिलनाडु की 8 सीटें कम हो जाएंगी और पूरे राज्य में सिर्फ 31 सीटें ही बचेंगी। जबकि इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार का रुख साफ करते हुए पहले ही कह दिया था कि जनसंख्या के आधार पर दक्षिण भारत के राज्यों की एक भी सीटों की संख्या कम नहीं होगी और निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा प्रो रेटा यानी कि अनुपातिक आधार पर किया जाएगा, जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों को समान हिस्सा मिलेगा। दक्षिण भारत के राज्यों की ये शिकायत हमेशा बनी रहती है कि उन्हें जनसंख्या नियंत्रण की नीति को सही तरीके से लागू करने की सजा दी जाती रही है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उत्तर और दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों में क्या बदलाव होगा। 2026 में होने वाले परिसीमन में अगर लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ तो यूपी की सीटें बढ़कर 91, बिहार की 51, राजस्थान की 31 और एमपी की 33 सीटें हो जाएंगी।
तो वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु की सीटें घटकर 31, आंध्र और तेलंगाना में 34, तो केरल को सिर्फ 12 सीटें ही मिलेंगी, जिसका साफ मतलब है कि दक्षिण भारत में अकेले इन राज्यों को 24 सीटों का नुकसान, तो उत्तर भारत के इन राज्यों को 31 सीटों का फायदा होगा। लेकिन वहीं इसका दूसरा पक्ष भी है। अगर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 848 होती है, जैसा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने संकेत दिया था, तो यूपी में लोकसभा की सीटें बढ़कर 143, बिहार में 79, एमपी में 52 और बंगाल में 60 सीटें हो जाएंगी। तो वहीं तमिलनाडु में 49, आंध्र और तेलंगाना में 54 और केरल को 20 सीटें ही मिलेंगी, जिसका साफ मतलब है कि दक्षिण भारत की सीटें बढ़ जरूर जाएंगी, लेकिन उत्तर भारत के मुकाबले संसद में प्रतिनिधित्व आधे से भी कम हो जाएगा। अब आप ये गणित समझिए कि जब पहले परिसीमन हुआ था तो उसकी सीटों में क्या बदलाव हुआ, जिसके याद कर दक्षिण की राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार के साथ उनका लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार और बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने परिसीमन को 25-25 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया था। उसकी वजह क्या थी? अगर एक शब्द में कहें तो राजनीतिक लाभ के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि दोनों पार्टियां उस समाधान को निकालने में असफल रहीं जो दक्षिण बनाम उत्तर के बीच तेजी से गहरी होती खाई को पाट नहीं सकी। इंदिरा सरकार के बाद कांग्रेस को जहां लगने लगा था कि जनता दल में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो मिलकर उत्तर में उसकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर कर रही हैं, जिसके चलते सत्ता के केंद्र में बने रहने के लिए कांग्रेस को दक्षिण राज्यों के कंधे का सहारा लेना पड़ा। तो वहीं बीजेपी ने दक्षिण में अपने कमजोर नेतृत्व को देखते हुए उत्तर भारत में अपने राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के इरादे से इस मुद्दे को आगे के लिए टाल दिया। जैसा कि आपको बताया कि अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आजादी के बाद जब पहली बार परिसीमन हुआ तो उस वक्त 1952 में लोकसभा की कुल 489 सीटें थी, जो बढ़कर 1972 में 543 हो गई। क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है, जो साल 2001 के बाद हुई ही नहीं, तो संभावना है कि जनगणना का काम 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे एक बार फिर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्निर्धारित किया जा सके। अब आखिर में सवाल उठता है कि जब सीटों के बंटवारे में दक्षिण भारतीय राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व आधे से भी कम रहेगा, तो संविधान के बराबरी के हक वाले अधिकार का क्या होगा? आखिर इसका समाधान क्या है? मौजूदा हालात को देखें तो ये समझ में आता है कि देश को जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसका मतलब है कि जब तक देश के सभी राज्यों में जनसंख्या स्थिरीकरण नहीं हो जाता है, तब तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो एक तर्क ये भी कहता है कि मौजूदा समय में इसका कोई सटीक हल नहीं है, क्योंकि निर्वाचन सीटों की संख्या को अगर बदला नहीं जाता है तो एक बात तो साफ है कि दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व उत्तर के मुकाबले बहुत कम ही रहेगा। फिर भी अगर केंद्र की शक्तियों का अगर बंटवारा कर दिया जाए और अधिकतर फैसले राज्य और पंचायत स्तर पर लिए जाने लगे, तो कुछ समय के लिए इसका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन इसे स्थायी तौर पर माना नहीं जा सकता। मौजूदा समय में दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति से ज्यादा अहम इस वक्त ये मुद्दा भारत के संघीय ढांचे के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया बड़े बदलाव से गुजरने वाली है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें।